जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ दुनिया ऑयल और गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर वेस्ट बंगाल के अशोकनगर तक भारत की जमीन के नीचे छुपे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो अब देश की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। ऑयल इंडिया ने राजस्थान में नए नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है, जबकि ओएनजीसी ने अशोकनगर में 4 नए ऑयल जो है वो डिस्कवरीज की पुष्टि की है। ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज भारत अपनी ऑयल की जो ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को का जो लगभग 85% है और जो नेचुरल गैस है उसकी ज़रूरतों का करीब हम अगर बात करें तो 50% जो है वो इम्पोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपया जो है वो और उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ऑयल और गैस जो इम्पोर्ट है उस पर खर्च होती है। ऐसे में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, रूपी और एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये डिस्कवरीज़ वाक़ई भारत को जो एनर्जी सुपर पावर बनाने की दिशा में ले जा सकती हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी, एनवायरमेंटल जो क्लीयरेंस और जो स्टेट सेंटर पॉलिटिक्स है उनके वजह से इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। हालाँकि अब तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी सरकार बन चुकी है और राजस्थान में भी है। तो देखते हैं कि कितना अहम ये है भारत के लिए, और इसको विस्तार से समझेंगे। और हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए उमेश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या राजस्थान और जो वेस्ट बंगाल का अशोकनगर है, वहाँ की जो ये डिस्कवरीज हैं, भारत की जो एनर्जी डिपेंडेंस है, उसको कम कर सकती हैं? देखिए अंबर जी, भारत जो है जैसे आपने बताया है, एक दिन में उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो क्रूड ऑयल की है 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। आज हम डोमेस्टिकली अराउंड 0.6 मिलियन बैरल्स पर डे हम प्रोड्यूस करते हैं और 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो है हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब सोच लीजिए 50 लाख बैरल्स पर डे हम इंपोर्ट करते हैं एवरी डे। और उसमें आप देखिए कि एनर्जी, आप गैस का बता देता हूँ, भारत का जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो पर डे इट इज अराउंड 160 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ऐसा उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो अराउंड 75 टू 90 मिलियन क्यूबिक क्यूबिक जो है वो उसका हमें हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 50% हमारी जो गैस रिक्वायरमेंट्स है वो हम अब्रॉड से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हमको डिस्काउंट में जो गैस देता था वो कतर था। और ईरान और इजराइल के युद्ध में कतर की जो रिफाइनरी है उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण कम से कम 5 साल लगेंगे उनको प्रोडक्शन वापस स्टार्ट करने के लिए। इस बीच भारत ने जो है, जो हमको कतर से जो गैस हमको डिस्काउंटेड रेट पे मिलती थी, उसके बदले अभी हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब से हम इंपोर्ट जरूर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ चुका है। और उस दौरान हमें खबर आती है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक जो है राजस्थान के जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दांतेवाड़ा फील्ड के अंदर 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे जो है वो डिस्कवरी की है। देखिए ये छोटी तो जरूर है, पर मेरा ये मानना है इसके आगे भी एक तरह से ये सिर्फ यहां तक रुकने वाला नहीं रहेगा, इसके आगे भी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, जिससे भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो धीरे धीरे कम हो सके। देखिए 28 फरवरी से पहले हम जो क्रूड ऑयल जो लेते थे पर बैरल हम $65 दे रहे थे, आज वो दाम पहुंच गया 110। उस समय रुपया था 89 या 90 था, आज 96 से 97 के बीच में पहुंच चुका है। तो ये डबल मार पड़ रही है। हमारा जो इंपोर्ट बिल रहता था, एनर्जी इंपोर्ट बिल जो $150 बिलियन रहता था, प्रोजेक्टेड है ये 50 बिलियन बढ़ने वाला है इस साल, मतलब $200 बिलियन पहुंच जाएगा। और आप ये भी देखिए कि तो अंबर जी, इसी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला था कि अगर आप ट्रेवल जो है जितना कम कर सकते हो उतना आप कम करिए, ताकि हम जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कंजर्व कर सकते हैं। आप सोचिए 150 बिलियन जो था पहले,
अभी हम 200 बिलियन खर्च कर रहे हैं, और 50 बिलियन जो होता है कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपया होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी विदेशी मुद्रा को कंजर्व करने की जरूरत है। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही है, ऑयल इंडिया ने भी बोला है कि वो 100 नए वेल्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी टेंडर निकाल दिए हैं, और वो समुद्र जो हमारे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर ऑफशोर जो है एक्सप्लोरेशन चालू कर चुके हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोल गैसिफिकेशन के भी प्रोजेक्ट्स को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए भी 37,500 करोड़ का उन्होंने एक तरह से प्रोजेक्ट अभी लॉन्च कर दिया है। गवर्नमेंट डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए भी एक तरह से अभी फंड्स ईयरमार्क कर रही है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है कि जो अशोकनगर जो फील्ड थी, जो ऑयल फील्ड जो हमको मतलब देखिए 2024 के अंदर ओएनजीसी ने इसको एक तरह से ढूंढ लिया था, पर उस समय वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण आप सोचिए कि ओएनजीसी इसके अंदर प्रमोट नहीं कर पा रहा था, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। और इधर जो ऑयल है वो हाई ग्रेड का है, और जिससे भारत का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से हमें एक योगदान मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है, इंडिया 90% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, आज भी 90% कर रहा है, और हमें डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और साथ में हमारे जितने भी एनर्जी कंपनीज है इनको सहायता देने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर आप देखिए कि ममता दीदी जो हैं उस समय उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और आज सरकार को, हम सिर्फ केंद्र सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते, केंद्र सरकार के साथ बहुत जगह तो राज्य सरकार भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि राज्य सरकार को भी परमिशन देनी पड़ती है। और राज्य सरकारें जो ऑपोजिशन की हैं वो आज के वक्त केंद्र सरकार को बिना मतलब बेवजह से वो अपोज भी कर रही हैं। ये भले ही आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए या तमिलनाडु में देख लीजिए, हर जगह जहां पर ऑपोजिशन की सरकार होती है वो केंद्र सरकार की हर नीति को विरोध करती है, और जबकि वो राष्ट्र हित में नहीं है। ये सबसे बड़ा विडंबना है हमारी डेमोक्रेसी की। और इसी जी। में नजर आप देखिए कि वेस्ट बंगाल की अशोकनगर में भी, वहां पर भी अभी हमें जो क्रूड ऑयल मिला है और उसमें फर्दर एक्सप्लोरेशन जो है वो भी किया जाएगा। एक और एक चीज आपको बता देता हूं अंबर जी, बांग्लादेश के पास भी, वहां पर भी बांग्लादेश ने भी अभी जो है टेंडर निकाले हैं, ओवरसीज कंपनीज को इनवाइट किया है कि वो गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन उसके एरिया में करें। तो ये जो बंगाल के पास जो अभी जो एक्सप्लोरेशन चल रहा है, एक्सट्रैक्शन चल रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे कि अमेरिकन कंपनियां बांग्लादेश के अंदर सक्रिय हो रही है, भारतीय कंपनियां भारत के वाटर्स में सक्रिय हो रही है। और मैं हमेशा भी यही बोलता था कि हमारे इंडियन ओशन रीजन में इतना ऑयल एंड गैस है विच इज कंपेरेबल टू द रिजर्व्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। और यहां तक लोगों ने अनुमान लगा के रखा है कि अगले 70 साल तक अगर पूरा गैस भी निकाल लें, हमें इंपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा एक तरह से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और केंद्र सरकार जो है अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, हमने देखा है कि राजस्थान में लगातार एक के बाद एक इस तरह की डिस्कवरीज हो रही हैं। तो क्या ये मानकर चलें कि राजस्थान जो है वो अगला एनर्जी हब बन सकता है? डेफिनेटली बन रहा है अंबर जी। आप देखिए राजस्थान के अंदर हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी बहुत सारे डिस्कवरीज हुई है। बाड़मेर के अंदर भी एक तरह से एनर्जी हब बनता जा रहा है, और राजस्थान की धरती के अंदर पूरा सोना, खनिज पदार्थों की का प्रदेश है। और इसमें मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है, आपके पास अनस्किल्ड लेबर बहुत है, और ये सब जो माइनिंग इंडस्ट्री सब जो होती है, इसके लिए आपकी जो लेबर फोर्स है वो आपको इजीली मिल रही है। कंपनीज के भी फायदे होते हैं, लोगों का भी फायदा होता है, और जिस क्षेत्र में ये एक्सकवेशन होता है, जो आप खनिज पदार्थ को निकालते हैं, उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट भी होता है, रोड्स बनते हैं, फिर अस्पताल बनते हैं, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। तो ये पूरा एक तरह से आप देखिए कि एक मिनी टाउनशिप बनता हुआ नजर आता है। तो इसमें सबका फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होता है कि फॉरेन एक्सचेंज को हम कंजर्व कर सकते हैं, देश के अंदर प्रगति होती है।
तो ये एक तरह से भारत के लिए गेम चेंजर मूव है। बिल्कुल, लेकिन रमेश जी एक बात और ये है कि जब हम ओएनजीसी को भी देखा है हमने, वो अशोकनगर में उन्होंने डिस्कवरी की है, उसके बाद भी जो है वो जो माइनिंग लीजर्स का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्या जो स्टेट और सेंटर के बीच जो सियासत है उसका जो असर है वो भारत की एनर्जी फ्यूचर को धीमा कर रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो देश की प्रगति नहीं चाहते, और वो जानबूझ के कोई ना कोई पिटीशन डाल देते हैं, एनवायरमेंटल पिटीशन डाल देते हैं, जिसके कारण जो ग्रोथ होती है, देश की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो होती नहीं है। बहुत सारे तो ऐसा होता है कि विदेश से फंडिंग आती है ताकि वो प्रोजेक्ट रुक जाए। भले ही वो तमिलनाडु के अंदर देख लीजिए, ट्यूटिकोरिन में जो वेदांता का प्लांट था, स्टेरलाइट का प्लांट था, जिसको कॉपर प्लांट है, उसको बंद कराया गया। उसके बाद देखिए उसकी फंडिंग जो बोलते हैं वो अब्रॉड से आई है, चाइना से आई है, और चाइना में भी भारत के एक मशहूर फिल्म स्टार की फिल्म उधर से 1300 करोड़ रुपया उसने वहां से कमाया है, जबकि उसी सुपरस्टार की इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू आई थी 650 करोड़ आई थी। तो आप देखिए ये एक तरह से ओवरसीज फंडिंग आता है देश के अंदर, एक तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं, एनजीओ पैसे देते हैं, फेक एक्टिविज्म किया जाता है, जुडिशरी को यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट डिले किया जाता है, जिससे जो प्रमोटर्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती रहती है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, और इससे एम्प्लॉयमेंट का भी डिले होता है। ये एक अलग ही एक इंडस्ट्री चल रही है जिसको एनजीओ एक्टिविज्म इंडस्ट्री बोलते हैं। बहुत ज्यादा पैसा है, और इसके अंदर जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो आएंगे तो झोला छाप देके, पर अगर उनकी लाइफस्टाइल देखें, उनके लटेंस में बंगलो रहेंगे, उनके पास जिमखाना क्लब की मेंबरशिप रहेगी, वो हाई क्लास में घूमेंगे और टैक्स भरेंगे नहीं, पर देश की व्यवस्था, देश के अंदर जो अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे उसके ऊपर वो अपना वहां पर टांग जरूर अड़ाएंगे। ये एक देश के अंदर बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। और जब ये टिप्पणी जब हमारे चीफ जस्टिस ने की थी, तो आप देखिए कि एक इंटरनेशनली एक कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह से खड़ी कर दी गई। बिग टेक जो है उन्होंने इनको सपोर्ट किया है। टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं वहां से ज्यादा मेंबरशिप इनको मिल रही है। भारत के अंदर हुआ क्रिएट किया गया, बीजेपी से ज्यादा उनकी मेंबरशिप हो गई। तो ऐसी एक तरह से आप देखिए देश की अखंडता, देश के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रही है। देखिए ये नई बात नहीं है, ग्रीन निकोबार टर्मिनल के लिए देख लीजिए, कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उन्होंने लेख लिखा है, और हमारा जो नेशनल न्यूज़पेपर है हिंदू उसको छापता है, और वहां पर मीडिया में डिबेट होता है। चाइना का जो नैरेटिव है भारत में चलाया जा रहा है। ये एक तरह से आप देखिए कि कितनी बड़ी लॉबी है। इनफैक्ट मुझे याद है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जब हम इसको मूव कर रहे थे बॉर्डर्स के ऊपर उत्तराखंड के हिल्स के दौरान, तो वहां पर एक किसी एनजीओ ने एक पिटीशन डाली है कि ब्रह्मोस मिसाइल जब आप मूव करते हो उसके लॉन्चर्स इतने मतलब भारी होते हैं, जिसके कारण वहां पर एक तरह से इकोलॉजिकल थ्रेट हो जाएगा। ये सब ऐसे ऐसे पिटीशंस आते हैं। तो सबसे बड़ा देश के अंदर जो जयचंद है हमारे देश के अंदर ही है। मैं तो उनको कॉकरोच भी नहीं बोलता हूं, मैं तो उनको दीमक बोलता हूं। तो ये एक देश को अंदर से चाटते हैं, खोखला करते हैं, और फिर फेक एक्टिविज्म लेके हम अपने आप को ऐसा बताते हैं कि ये पीड़ित है। ये एक तरह से नई इंडस्ट्री चल रही है। उमेश जी, अगर हम ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो क्या पेट्रोल और गैस की कीमतों पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए अभी तो ये जो डिस्कवरी हुई है बहुत ही मतलब मिनिमल हो सकती है मेरे ख्याल से। इससे कुछ सिग्निफिकेंटली हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस नहीं होने वाला है। पर इससे क्या होता है, कुछ चीजें चालू हो रही है। सबसे बड़ी बात वो है, चालू ही नहीं होने देते देश के अंदर। कोई भी प्लांट लगता नहीं है तो उससे पहले ये एनवायरमेंट वाले आके खड़े हो जाते हैं। फिर बाद में वहां पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है ऑपोजिशन की। फिर बाद में आप देखिए चाइनीज फंडेड एजेंट्स आ जाते हैं। फिर हमारे जुडिशियरी के अंदर वो लोग फ्रिवलेस पिटीशंस डालते हैं। तो और एक तरह से मीडिया का एक जो बिकी हुई मीडिया है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज करते हैं।
तो ये सब काम चलता रहता है, ये एक पूरी इंडस्ट्री चलती है लुटियंस की, और ये जितनी भी बड़ी प्लानिंग होती है आपके दिल्ली जिमखाना क्लब में ही होती है। तो ये सब चीज इसकी के लिए सरकार ने बोला है कि सुरक्षा कारण के कारण उनको जिमखाना क्लब चाहिए, जो जिमखाना क्लब प्राइम मिनिस्टर के बगल में है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी स्नूपिंग की जा सकती है। तो ये जो है देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट करते हैं इनकी लाइफस्टाइल देखिए, विदेशी शराब लेते रहते हैं, विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर घूमते हैं। इनको बोलिए ना 3 टायर में जाने के लिए, अनरिजर्व में जाने के लिए, इन छोला छाप वालों को, इनके लिए एक तरह से हेलीकॉप्टर्स आएंगे, चार्टर्ड प्लेन्स आएंगे। तो ये सब अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, इनको ये भी पूछना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो उमेश जी, एक बात और है कि क्या भारत जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंस के का जो सपना है उसके करीब पहुंच रहा है? देखिए अंबर जी, अभी आपको बता देता हूँ, भारत न्यूक्लियर एनर्जी पे भी ध्यान दे रहा है। हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जो सोर्स है अभी 8 गीगावाट्स है। बाय 2047 हम इसको 100 गीगावाट्स करने के लिए अभी सरकार ने शांति एक्ट पास किया है। और शांति एक्ट जैसे ही पास किया, अमेरिका की 20 कंपनियां भारत के अंदर है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाना चाहती है, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है उसके लिए भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अगले 20 साल के अंदर $300 बिलियन का मार्केट है। आप सोचिए, अभी 8 गीगावाट से 100 गीगावाट पहुंचेंगे। कोल गैसिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम चल रहा है, एथेनॉल की मात्रा है वो बढ़ाई जा रही है, हाइड्रोजन का जो यूसेज है वो बढ़ाया जा रहा है। आप ये देखिए कि कैसे सोलर को बढ़ावा दे रहे हैं, विंड एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार बहुत सारे काम जरूर कर रही है, पर भारत की इकोनॉमी भी एक्सप्लोर हो रही है और एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है। देखिए अभी गर्मी आ रही है, कम से कम 270 या 275 गीगावाट की डेली मांग आ रही है, और उसके बावजूद भी भारत जो है, कहीं भी आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है 95% नॉर्मल में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। फ्यूचर में हमें हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो भी देश के अंदर एक तरह से जितने भी एनर्जी सोर्स के लिए मटेरियल्स है उसका उत्पादन हमें अपने देश के अंदर करना पड़ेगा। और हमारे पास थोरियम तो है, वी आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से तो सरकार जो है देश को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तत्पर है और उसका काम भी कर रही है। तो दुनिया के बड़े देश एनर्जी को सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में देखते हैं। रशिया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और चाइना की जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसका बड़ा आधार उनकी एनर्जी स्ट्रेंथ है। ऐसे में भारत के लिए हर नई ऑयल और गैस डिस्कवरी जो है वो एक कमर्शियल सक्सेस नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में कई गैस डिस्कवरीज और हमने अशोकनगर के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो अगर उनकी बात करें तो भारत के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई हैं। ये डिस्कवरीज बताती हैं कि देश के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें समय पर डेवलप करने की और मार्केट तक पहुंचाने की। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कागजों से जमीन तक पहुंचने में सालों लगा देते हैं। तो इसीलिए असली कहानी डिस्कवरी की नहीं बल्कि डिलीवरी की होगी। अगर इन रिसोर्सेज से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता है तो भारत के जो इम्पोर्ट बिल है उनमें काफी हद तक कमी आ सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है और साथ ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको नया बूस्ट मिल सकता है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि भारत को कितना ऑयल और गैस मिला है, बल्कि सवाल असली ये है कि क्या भारत अपनी जमीन के नीचे छुपे हुए जो खजाने हैं उसको अपनी ताकत में बदल सकता है या आगे बदल पाएगा। क्योंकि 21वीं सदी में जिस देश के पास एनर्जी होगी उसी के पास इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो पावर है वो भी होगी। वही जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। मुझे बहुत धन्यवाद।